आप सभी का स्वागत है। तो हम एक्सपीरियंस पोल के आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, टोटल आंकड़े भी दिखाएंगे कि एनडीए कितने सीटों पर आगे है और यहां पर संभावित सीटें जीत रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन जो पहले यूपीए था वो कितने सीटों पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि अगर मैं दोनों के दावों की बात कर लूं तो एनडीए ने तो 400 पार का आंकड़ा यहां पर सेट करके रखा हुआ है और खुद बीजेपी चाहती है 370 को लेकर तमाम तरह के अभियान भी चलाए हैं। लेकिन वहीं अगर बात कर लें इंडिया गठबंधन की तरफ से आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वो 295 के ज्यादा जाएंगे। चलिए अब ये पहला हम उसके बाद ब्रेक के बाद आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं। एक्सपीरियंस पोल में ओडिशा की सीटें बता रहे हैं जहां पर एनडीए 5, इंडिया गठबंधन 6 और अदर 10 है। तो ओडिशा का भी हम आपको ये आंकड़ा बता रहे हैं जहां पर एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर आगे है, इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर आगे और अदर्स 10 सीटों पर है। टोटल 21 सीटें हैं यहां पर। रमाकांत पटेल जी ओडिशा के भी आपके सामने हैं, क्या कहेंगे आप? आंकड़े हैं, ये विश्लेषकों के आंकड़े हैं, जनता के आंकड़े कुछ और हैं। जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, जनता तानाशाही से त्रस्त है, जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। तो निश्चित तौर पे जनता जो निर्णय देगी वो विश्लेषक निर्णय नहीं बतला सकते और ये विश्लेषकों के आंकड़े हैं। तो जनता का निर्णय कुछ और आएगा, वो 4 तारीख को ही दिखाई देगा। जनता का निर्णय आएगा भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। ठीक है, लेकिन ठीक है, मुझे लग रहा है कि अभी आंकड़ों में शायद ऋषभ को इतना ज्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस पोल के माध्यम से एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक समझ में आता है कि झुकाव किस तरफ है और वो झुकाव हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन ओडिशा में अगर देखें हम तो ऐसा लग रहा है कि पिछले बार से जो एक परफॉर्मेंस था यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले बार जो बेहतर थोड़ी स्थिति थी लेकिन इस बार यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर पिछले बार देखें बीजेपी 8 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी जीती थी जिसमें एनडीए था, लेकिन इस बार 5 सीटों पर। तो यहाँ पर नुकसान तो जरूर हो रहा है ऋषभ। निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर एनडीए को नुकसान होता नजर आया है। लेकिन सीधा हम वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से ओडिशा में एनडीए को नुकसान होता नजर आया, तमाम जो सभाएं हमने देखी, मोदी जी की सभा में तमाम भीड़ देखने को मिली है, चाहे तमाम तरीके से विपक्ष ने भी वहां पर, बीजेडी है तो वहां पर तमाम तरीके से रैलियां की हैं, सभाएं की हैं। लेकिन कितना आपका आकलन है कि जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, जो 5 सीटें एनडीए पहुंच रहा है, बीजेपी पहुंच रही है, क्या वाकई में ये स्थिति देखने वाली है या फिर वाकई में जो स्थिति पहले की थी वो दोहरा सकती है एनडीए? देखिए कई राज्यों में उड़ीसा की बात नहीं करूंगा, उड़ीसा के साथ साथ कई राज्यों में, खास करके मैं ये जो 3 राज्यों में चुनाव, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बदले गए, इस तरीके से वहां पर गुटबाजी पनपी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इस तरीके से वहां पर कैडर को इग्नोर किया गया, इस कारण से स्थिति बड़ी विकट बनी हुई है। और ये सेम कंडीशन उड़ीसा में भी है। ऐसा नहीं है कि उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ लगा हुआ है और थोड़ा पैटर्न जो है वो वहां का बेसिक पैटर्न वही है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का अनदेखा किया गया है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को हिंदी बेल्ट में और उससे सराउंडिंग जो ठीक है, बिल्कुल गौरव जी, बिल्कुल हम आएंगे आपके पास। रमाकांत जी देखिए, जिस तरह से उड़ीसा की बात करें, पिछले बार के मुकाबले यहाँ पर सीटें आपकी कम हो रही हैं। पिछले बार 8 सीटें आपने जीता था, इस बार आप 5 सीटें जीत रहे हैं और ओडिशा में तो विधानसभा चुनाव भी है, तो इसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। रमाकांत मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, जी बिल्कुल आ रही आवाज आ रही है। अभी आपने कहा जैसे पिछली बार 8 हमने सीट जीता था और इस बार 5 की आप दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी हम लोग परिचर्चा करते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो कि निकल करके सामने आती है। हमने हमेशा से ही उड़ीसा को भी प्राथमिकता दी है, जैसे हमने दक्षिण में प्राथमिकता दी है, उसी तरह से देश के अन्य कोनों में भी, अन्य प्रदेशों में भी हमने जो प्राथमिकता दी है, जो जन कल्याण के लिए हर जगह, उड़ीसा से चाहे पश्चिम बंगाल हो या देश के अन्य कोई भी प्रदेश हो। लेकिन अब मुझे लगता है जो कि 8 सीट तो है ही, लेकिन 8 से 10 सीट का अनुमान हम लोगों ने लगा रखा है। अब एक्सपीरियंस पोल जो भी कह रहा हो, मैं उसके ऊपर में नहीं जाता, उसका भी सम्मान है, लेकिन मैं 8 से 10 सीट का अनुमान लगा करके चल रहा हूं। और निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं जो कि आगे आने वाले समय में जो 4 जून का है उसमें क्या प्रतिफल मिलता है, हम लोगों का थोड़ा सा इंतजार कर। ठीक है, यश भारती जी क्या कहेंगे आप इन आंकड़ों पे? हालांकि आप आंकड़ों पर ज्यादा कहना कुछ नहीं चाह रहे हैं, लेकिन देखिए चर्चा इसी पर हो रही है। अगर देखिए पिछले बार के मुकाबले इस बार बीजेपी का नुकसान हो रहा है। देखिए नवीन पटनायक, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा चेहरा है जिनको बीजेपी पार नहीं पा रही है। बीजेपी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, यहां पर नवीन पटनायक, हालांकि देखिए कुछ ऐसे बड़े फैसले होते हैं एनडीए की तरफ से जिसमें नवीन पटनायक कहीं ना कहीं उनका समर्थन करते हैं। तो क्या एक मैसेज ये भी जाता है कि ठीक है, अगर कोई अगर राष्ट्र का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, तो नवीन पटनायक कहीं ना कहीं साथ देते हैं, इसलिए आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ओडिशा में?
देखिए, देश हित में कोई भी फैसला लिया जाएगा पूरा देश साथ में होता है। कई ऐसे फैसले हैं पूरा विपक्ष भी सरकार का साथ देता है। हाँ। लेकिन ये कहना कि कोई साथ देता है कोई नहीं, जब अच्छे फैसले होंगे साथ देंगे, नहीं, अमूमन कुछ फैसलों की बात जब कर रहा हूं अच्छे जिसमें फैसले देखा नहीं हमने। होंगे हाँ। तो उसके साथ देंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, आदरणीय गौरव जी हैं, बड़े भाई हैं, अच्छा निर्णय लेते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, मैं उनकी निष्पक्षता पे बिल्कुल सवाल नहीं उठाता। लेकिन उन्होंने एक जो बात कही कि साउथ में, दक्षिण में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत करी, उसी के लगभग परिणाम आ रहे हैं। तो मुझे लगता है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने सबसे ज्यादा कहीं मेहनत करी है तो जम्मू कश्मीर पे करी है। जो धारा 370 के हिसाब से पूरे देश भर में हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट बढ़ाने की बात की गई, पूरा देश एक करने की बात कही, सदन का विशेष सत्र बुलाने का काम किया गया, सरप्राइजली 370 हटाने का काम किया गया। कहीं किसी को नहीं मालूम था, अचानक से 370 पे चर्चा होकर उसको हटाने की बात करने लगे। और वहां पे 3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ना मोदी जी प्रचार करने जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मेहनत जहां कर रहे हैं वहां ना प्रचार करने जा रहे हैं, ना प्रत्याशी उतार रहे हैं, लद्दाख में नहीं जा रहे हैं, मणिपुर में नहीं जा रहे हैं। तो ये दिखता है कि मेहनत केवल दिखावे वाली है, जनता समझ चुकी है। और ये जो आप अभी आंकड़े बता रहे हैं ये और नीचे गिरेंगे, इसीलिए मैं इन पे इनकी ठीक है आकलन है हर व्यक्ति को। मैंने शुरुआत में कहा था राजनीतिक पार्टियां भी अपना एक आकलन करती हैं, सैंपलिंग है किस लेवल पे। ठीक है, मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूं। दूसरी ऋषभ भाई, एक अंतिम बात, ये बहुत फर्क पड़ता है, ये सारी निजी एजेंसीज हैं या निजी पत्रकार हैं, तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक आकलन है। और आकलन कहने के बाद जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस आखिरी में लिख देते हैं प्रोडक्ट के, वैसे ये चीज है। शेयर बाजार जिस तरीके चलता है, रिस्क हमेशा ग्राहक की है, वैसे यहाँ देश के वोटर्स की है। उन्होंने क्या दिया वो बंद है, 4 तारीख को परिणाम आ जाएगा। ठीक है, आपका एक अपना मानना है, लेकिन 4 तारीख को नतीजे आएंगे वो स्पष्ट होगा। लेकिन आंकड़े लगातार चर्चा होती आई, परंपरा है, उस पर हम चर्चा करते हैं। इसी बीच हम गुजरात से आपको आंकड़े बता देते हैं, जहां गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 26 की 26 भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है गुजरात। यहां पर 26 की 26 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही है। भागीरथ जी, यहां पर भी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जो पुराना प्रदर्शन है वो दोहराती नजर आई है। बिल्कुल ऋषभ, देखो गुजरात बीजेपी का गढ़ रहा है। हालांकि देखिए हमने कुछ विधानसभा चुनाव में इसके पहले थोड़ा सा यहाँ पर बीजेपी जरूर कमजोर हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो मुझे लग रहा है लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो गढ़ है वो गढ़ बना हुआ है। यहाँ पर कोई बीजेपी को डिगा नहीं पा रहा है। 26 की 26 सीटें जीत रही है। यहाँ पर एक्सपीरियंस पोल में पिछले बार 2019 में भी 26 की 26 सीटें जीती थी। गुजरात ऐसा है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, पहले मुख्यमंत्री थे वहां पर, फिर आप प्रधानमंत्री बने। और गुजरात मॉडल को लेकर 2014 में वो आए थे और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला। 2014 में जीते, फिर 2019 में, लेकिन अब चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वाकई 26 की 26 सीटें फिर से जीतने में यहां पर बीजेपी कामयाब हो रही है। रामेश्वरन जी, देखिए जिस तरह से आप कह रहे थे कि अगर दक्षिण भारत में बीजेपी अगर बढ़त बना रही तो हो सकता है बाकी जो दूसरे राज्य, खासकर हिंदी पट्टी राज्य, वहां पर सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस पोल में यह नहीं दिखाई दे रहा है। गुजरात में 26 की 26 सीटें फिर से बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ऋषभ जी, आप पहले जैसे एग्जैक्ट पोल छोड़िए, आप टोटल ये बताइए कि 500 पार कर रहे हैं कि 400 पार से ज्यादा हो रहा है। नहीं, वो आंकड़े हम आपको बताएंगे। देखिए वो आंकड़े बताएंगे, अभी हम आपको राज्यवार बता रहे थे। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार को एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आकलन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में हर कोई स्वच्छ है, हर कोई स्वतंत्र है, अपने हिसाब से आकलन कर सकता है। स्वदेश न्यूज ने कुछ ऐसे खास बड़े वरिष्ठ पत्रकारों को लिया है जो कई सालों से राजनीति कर रहे हैं और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आपको ये एक्सपीरियंस पोल बता रहे हैं। आप अपना आकलन कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप रामी जी। नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, पोल पर कोई बताएंगे, वो आंकड़े भी बताएंगे, वो टोटल आंकड़े भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, वो टोटल आंकड़े हम आपको बताएंगे। आप बस खत्म। नहीं, बिल्कुल हम इसमें चर्चा करेंगे। चर्चा का एक पूरा फॉर्मेट हमने तैयार किया, हम शुरुआत राज्यों से कर रहे हैं। और 500 और 450 देखिए फिर इस तरह से तो कभी किसी चीज में चर्चा ही नहीं होगी। कभी आप कह लें ठीक है ये कर लीजिए, हम कह लो हम चर्चा कर रहे हैं, आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं, आपका जो आकलन आप रख सकते हैं। उसमें ऐसा क्या, उसमें मुझे लगता है उसमें नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। आपका कोई आकलन है आप रख सकते हैं। आप वो 500 तो 505 आ रहा है, अब बाकी 440 में 40। ठीक है, आपको क्या लग रहा है 26 में से कितनी सीटें यहाँ पर एनडीए या इंडिया गठबंधन के पक्ष में? आप अपने आंकड़े बता दीजिए। आप नहीं, मैं आपसे किसी भी अनुमान पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कर रहा हूँ कि अलग अलग राज्यों में जितना लंबा चौड़ा टिप्पणी कर रहे हैं
उससे बढ़िया ठीक है, चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप आंकड़े में फंसना नहीं चाहते। ठीक है। देखिए, अब हम बिल्कुल चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसी बीच केरल से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जहां केरल में 20 सीटों पर एनडीए को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन 15 सीटों पर जा रहा है, तो यहां पर अन्य को 3 सीटें मिलती नजर आई हैं। देखिए, यहां पर शून्य था एनडीए, लेकिन इस बार केरल में भी खाता खोलते हुए एनडीए नजर आया है। अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, 2 सीटें एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं। और अगर आंकड़े दक्षिण भारत से ऐसे आते हैं तो कहीं ना कहीं 400 का जो आंकड़ा एनडीए का है, क्योंकि पुराने जो मध्य भारत की सीटें हैं वहां पर एनडीए पहले से मजबूत है, लेकिन दक्षिण में अगर शुरुआत हो रही है, सीटें बढ़त बना रही है, तो मुझे लगता है कि यहां से एनडीए को जो 400 का नारा है, 300 पार तो कम से कम जाती से दिखाई दे रहा है। भागीरथ जी, जिस तरीके से 2 सीटें यहां पर कांग्रेस मजबूत है और इसके अलावा गठबंधन भी यहां पर मजबूत दिखाई देता है, लेकिन एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल, देखिए ऋषभ, अगर आप देखोगे 2014 का आंकड़ा देखोगे तो अगर वोटिंग प्रतिशत में आप जाओगे तो तकरीबन 10 से 11% केरल में बीजेपी की वोटिंग प्रतिशत थे। 2019 में जाओगे तो ये तकरीबन 14% रहा। तो बीजेपी लगातार केरल में बढ़ती जा रही, इसमें कोई शक नहीं है। वोटिंग प्रतिशत अगर आपका बढ़ेगा तो गुंजाइश रहेगी, कितना बढ़ सकता है अभी देखना होगा कि 2024 में जब वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा आएगा कितना होगा, लेकिन बढ़ तो रही है केरल में। और मुझे लगता है ये वही एक्सपीरियंस पोल है, इसलिए यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। रमाकांत मिश्रा जी, देखिए लगातार केरल में आप बढ़ रहे हैं और इसका फायदा भी हो रहा है क्योंकि आपका संगठन वहां पर काम करने में लगा हुआ है। 2 सीटें आप केरल से जीत रहे हैं, दक्षिण भारत में 2 सीटें का और इजाफा आपके लिए। निश्चित तौर पर भागीरथ जी, आपने जिस तरह से देखा, आपने चाहे वो कर्नाटक का को लेकर के आप चलें या केरल को लेकर के चलें या तमिलनाडु को लेकर के चलें, मुझे लगता है जो कि उत्तर भारत के अंदर में अभी जो आपने दिखाया, एक तो राजस्थान का आपने दिखाया था और एक आपने गुजरात का दिखाया। मुझे लगता है जो कि अन्य दक्षिण के अन्य राज्यों में भी हम कहीं ना कहीं, देखिए वोट प्रतिशत तो बढ़ा ही बढ़ा है, उसके साथ सीट भी बढ़ी है। तो ये जरूर दिखाता है जो कि जो हमने 400 पार का जो अनुमान लगाया था, वो कहीं ना कहीं उसको हम टच करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी दल यहाँ पर जो इंडी गठबंधन की बात हम लोग कर रहे हैं, इंडी गठबंधन के पास 2014 में भी कोई विषय नहीं था, ना कोई तथ्य था। उसका नाम इंडिया है, जिसको आप इंडी कर रहे हैं। इंडिया, देखिए, इंडिया गठबंधन नहीं होता भाई, इंडिया गठबंधन नहीं होता, इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन होता है भाई। अरे इसके ऊपर बहुत चर्चा कर चुके हैं भाई। अभी तो सीट आने दीजिए। चलिए ठीक है, मुझे लगता है एनडीए नहीं बोलते, वो अरे अभी तो सीट आने दीजिए भाई, अभी तो सीट आने दीजिए। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी देखिए इस पर चर्चा होती रहेगी कि किसको इसको क्या बोलना है, लेकिन ठीक है, हर कोई अपना स्वतंत्र है, बोल सकता है। रमाकांत जी, आप अपना संक्षेप में बोल दीजिए, फिर मैं यश भारती जी के पास जाऊंगा, उनको भी कहीं जाना उनको। निश्चित तौर पर देखिए, जो हमने 400 का जो हमने अनुमान लगाया है, वो निश्चित तौर पर 405, 410, 415 इसी के आसपास बिल्कुल रहने का अनुमान है। हाँ, ये जरूर है कि ठीक है, उससे पहले हम जैसे ठीक है, लेकिन केरल में जो 2 सीटें आपको क्या लग रहा है और बढ़ेंगी? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल भगत जी। हाँ ठीक है, चलिए अब आपको दूसरे राज्य का बता देते हैं, तेलंगाना के भी आपको बता देते हैं एक्सपीरियंस पोल क्या कुछ है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि तेलंगाना में कितने सीटें यहां पर एनडीए गठबंधन और यहां पर इंडिया गठबंधन को सामने आ रही है। अगर पिछले बार अगर बात कर ले, यहां पर तेलंगाना में बीजेपी को 17 में से 4 सीटें मिली थी और यह आंकड़ा आपके सामने एनडीए को 5 सीटें इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही है, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें और अन्य को 7 सीटें। तेलंगाना में पिछले बार 2019 में बीजेपी 4 सीटों पर थी, इस बार 1 सीटों की बढ़त के साथ। यश भारती जी, देखिए तेलंगाना में, दक्षिण भारत में लगातार यहां पर बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तेलंगाना में 1 सीटें और यहां पर बढ़त। यश भारती जी, देखिए ठीक है, अभी जो बढ़ना घटना और जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने सवाल किया था कि 400 पार के 500 पार, सवाल तो वही है जो बात कही जा रही थी, जो चुनाव से पहले बातें की जा रही थी, चुनाव के बाद जिसको भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि जुमले हैं, तो वो जुमलों पे भी तो बात हो जाए कि 400 पार के 500 पार। हालांकि हमारा कहना यही है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का, कि 400 पार का अर्थ था कि 400 पार के बाद जितनी बस्ती है 543 में, यानी 140 करोड़ जनता, इनको 140 में समेटने वाली है। और जो एक गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ी है, ये गर्मी भारतीय जनता पार्टी की निकलने वाली है। लेकिन देखिए यश भारती जी, जिस तरीके से पुराना जो आंकड़ा रहा है, कुछ आधार को लेकर जिक्र जरूर होता है। बीजेपी का वो आधार है 303, उसने अपने बलबूते पाई थी, तो उसके नजदीक अगर हम आकलन करते हैं, आकलन होता है, तो कई मुद्दे भी हैं, कई वजह है। तो अगर आपका जो दावा है, आप 148 कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि 140 भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। मैं उसका विश्लेषण 2014 में अच्छे दिन के वादे लेकर के आए थे, काला धन लेकर के आने वाले थे, बाहर से इतना काला धन आ जाएगा, सबके खाते में 15 लाख आ जाएंगे, देश सुरक्षित हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, बहुत सारे
अच्छे दिन देखने को मिले थे, लेकिन जब 2019 में वो अच्छे दिन नहीं आए तो शहीद परिवारों के बीच में शहादत के नाम पे, पुलवामा के नाम पे, सैनिकों के नाम पे वोट मांगे गए, चौकीदार बन गए। चुनाव खत्म हुआ, चौकीदार सारे पता नहीं कहां बिखर गए, चोरी करने लगे कि क्या करने लगे, अते पते नहीं है। अब फिर चुनाव आया, 2019 में भी ध्यान लगाने चले गए थे गुफा के अंदर। अब फिर चुनाव आया 24 में, मोदी का परिवार बन गए। चुनाव खत्म हो जाएगा, मोदी का परिवार बिखर जाएगा और वापस जिस तरीके से ध्यान लगाने में, फिर वही कह रहा हूं, अब ध्यान लगाने की उम्र है, ध्यान ही लगाएंगे, सत्ता में वापस नहीं आने वाले हैं। यही हमारा दावा है और यही हमारा जो जनता से इन्होंने वादा किया था, ये किसी भी अपने दावे पे खरे नहीं होते, ना 14 के ना 19 में। लगातार शहादतें हो रही हैं, काला धन हो रहा है, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, सारी घटनाएं हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जुमले चल रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, वहां पर भी बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आया और लोकसभा चुनाव में भी वो स्थिति हम देख रहे हैं। नहीं, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना ने काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको सिरे से नकार दिया, सीधे कह दिया नहीं तो मोदी की गारंटी है। तो भाई 14 में मोदी की गारंटी थी, 19 में मोदी की गारंटी थी, जिन राज्यों को हारे ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ठीक है, आप अपने स्तर पर ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 4 जून का इंतजार करेंगे, लेकिन हम एक्सपीरियंस पोल के माध्यम से एक दिखा रहे हैं कि जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से ये आंकड़े सामने आपको दिखा रहे हैं। रमाकांत पटेल जी, देखिए जिस तरह से लगातार आप लोग कह रहे थे कि दक्षिण में तो बीजेपी है ही नहीं, दक्षिण सिर्फ उत्तर भारतीय पार्टी रही है, हिंदी पट्टी की पार्टी रही है, लेकिन जिस तरह से अब यहां पर हमारे एक्सपीरियंस पोल में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि अगर वाकई ये रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो बिल्कुल यहां पर दक्षिण भारत में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, एसी कमरों पे बैठ करके और ये एक्सपीरियंस पोल तैयार हुआ लगता है मेरे को, और मैं जहां तक कहता हूं कि मोदी जी के एग्जिट पोल पे ध्यान देने की ठीक है रमाकांत जी, ठीक है, बिहार के कुछ आंकड़े दिखा दें, फिर मैं आपके पास आता हूं। बिहार का भी आपको एक्सपीरियंस पोल दिखा देते हैं, हमारे स्क्रीन के आप दिखाते हैं आपको कि बिहार में एक्सपीरियंस पोल क्या है। 40 सीटों में से एनडीए 29 और इंडिया 10 और अदर 1। तो रमाकांत पटेल जी, देखिए बिहार के अगर आंकड़ों की बात करें, यहां पर एनडीए 29, इंडिया 10 और अदर 1। जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस आंकड़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह से अभी आप चर्चा करें दक्षिण की, दक्षिण का हमने आपको दिखाया, बिहार का आपको दिखाया, हर जगह कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। देखिए, जमीनी हकीकत कुछ और है। जहां बिहार में आप इंडिया को 10 दिखा रहे हैं, तो जमीनी हकीकत कुछ और है। इंडिया को 10 नहीं मिलेंगे, कम से कम 30 सीटें मिल रही हैं इंडिया को, कम से कम 30 सीटें। तो ये एसी कमरों में बैठ करके जो एक्सपीरियंस पोल और एग्जिट पोल तैयार हुए हैं, उसको जनता के वोटों ने सिरे से नकार दिया है। देश की जनता ने इंडिया को 290, 95, 300 सीटें तक देने का लक्ष्य तय किया है, जो मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी तानाशाह पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी, देखिएगा। चलिए ठीक है, आप विपक्ष की लगातार दलील कहते आए हैं, लेकिन जो भी ये मुकाबला देखने को मिला उस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। गौरव जी, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से बिहार के आंकड़े निकलकर सामने आए, 29 पर एनडीए जा रहा है, 10 सीटों का नुकसान। यहाँ पर अगर देखें कि जेडीयू और जो बीजेपी का कहें कि जोड़ के जो सीटें थी, 40 में से 39 सीटों पर एनडीए की हो रही थी, लेकिन इस बार 10 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में ये स्थिति आप देख रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक तौर पर हिंदी पट्टी में जिस प्रकार से इंडी गठबंधन वहां पर मजबूत हुआ है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक कलह ने नुकसान पहुंचाया है, उससे मैं इसके नजदीक मानता हूं। लेकिन इसको एज इट इज अगर मान लूं, ये संभव नहीं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी परिस्थितियां चेंज हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी उस विकल्प को दूर कर पाने में असफल रही अपनी उन बातों को। और बात यहाँ पर ये भी है कि कांग्रेस हो या इंडी गठबंधन हो, वो भी अपनी बात को रख पाने में असफल रहे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से इंडी गठबंधन वहां पर जातिगत आधार पर चुनाव लड़ गया, जिस तरीके से इनको भी नाम लेना नहीं आ रहा है। अरे भाई, एनडी गठबंधन बोलते हैं क्या? एनडी बोलते हैं क्या? तो नहीं होगा, लेकिन एनडी बोलते हैं क्या? चलिए मुझे लगता है नामों को लेकर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन स्वदेश न्यूज लगातार ठीक है आपने अपनी आपत्ति रख दी, लेकिन लगातार हम एक्सपीरियंस पोल आपको दिखा रहे हैं। और अभी तो और बाकी राज्य बाकी हैं, वो राज्यों का भी हम आपको एक्सपीरियंस पोल दिखाएंगे और उसके बाद फिर टोटल आपको आंकड़ा वो दिखाएंगे। जिस तरह से नामी जी कह रहे थे कितना आंकड़ा वो बता दीजिए, वो आंकड़े भी आपको बताएंगे। लेकिन अब आपको महाराष्ट्र का भी आंकड़ा बता देते हैं कि महाराष्ट्र में एक्सपीरियंस पोल में कितने सीटों पर यहां पर एनडीए और इंडिया को मिल रही है आंकड़े आपके सामने। एनडीए को 32 सीटें 48 में से, तो 48 में से 32 सीटें, इंडिया को 12 सीटें और अदर्स को 4 सीटें यहां पर महाराष्ट्र में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अनामी जी क्या कहेंगे कुछ इस आंकड़े के बारे में? वो टोटल आंकड़ा भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में जो आंकड़े, इस पर आपकी प्रतिक्रिया?
महाराष्ट्र कितना कहा? अनामी जी हाँ नहीं महाराष्ट्र में जो आंकड़े रखे हुए जरा एक बार पूछिए। देखिए, एनडीए को 32 मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 12 और अन्य को 4, 48 में से। देखिए 38-32 सीट लाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए पवार के साथ और उद्धव ठाकरे के साथ एक सहानुभूति है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी और शिंदे के साथ को, लेकिन कुल मिला करके आपका देखिए, आपके अनुमान में तो मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी वैज्ञानिक ठीक है, आपकी भी बात हम समझ सकते हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं, एक्सपीरियंस पोल है, कुछ चैनल एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं, हम एक्सपीरियंस पोल दिखा रहे हैं, हमारे जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे उनके हम एक्सपीरियंस के जरिए आंकड़े दिखा रहे हैं। अब 4 जून को रिजल्ट क्या होगा ये तो सामने आ जाएगा, लेकिन अभी और राज्यों के आंकड़े बाकी, वो भी आपको दिखाएंगे और एक टोटल आंकड़ा भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी लगातार जारी है हमारी खास एक्सपीरियंस पोल।